नमस्कार मित्रों, आज हम जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? बर्नियर, थेवनोट, मनुची, टेवर्नियर। तो क्या राइट होगा इसमें? कौन सा यात्री था जिसने भारत की 6 बार यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये फ्रांसीसी यात्री पेशे से जौहरी थे। टेवर्नियर 6 बार भारत की यात्रा की थी। यात्राओं की अगर बात करें तो 1641 में की थी, 45 में की थी, 47 में की, 51 में की, 54 में की, 61 में की, 67 में की और 86, 87, यानी सब यात्राएं 1641 से 87 के बीच की थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपने सुझाव देते रहें बराबर। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 45, 66, 7, 24। तो अबुल फजल ने मनसदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है आईने अकबरी में? तो राइट आंसर हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित है। इसमें मनसदारों की श्रेणियों का उल्लेख 66 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की थी। अकबरनामा, अबुल फजल ने 1597-98 में अकबरनामा को पूरा किया था। प्रथम जिल्द, इसमें अकबर के पूर्वज और उसके प्रारंभिक जीवन और उसके 17 वर्ष के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है अबुल फजल ने। द्वितीय जिल्द की बात करें तो 17 वर्ष से 46 वर्ष तक का इतिहास वर्णित है इसमें। तृतीय जिल्द की बात करें तो अंतिम भाग है आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके राइटर अबुल फजल बताए हैं, आपको पहले मैंने बता दिया है। और अकबर ने विवाह के निश्चित जो आयु बताई है ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष की आयु बताई है। अबुल फजल ने अपने ग्रंथों में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। रबी की फसलों की 17 संख्या बताइए और खरीफ की फसलों की संख्या 26 बताइए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जितनी बात करें कम है। थर्ड प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में नेतृत्व किसने किया था बताओ? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। बताओ किसने किया? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो किसने किया बताओ?
तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 नहीं, सॉरी, 2 नंबर ऑप्शन, नाना साहब। क्या राइट आ जाएगा? नाना साहब ने किया था कानपुर का नेतृत्व है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जन्म की बात करें तो 19 मई 1824 को हुआ था। 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के बिठूर वेणु गांव जिले में हुआ था। अभिभावक की अगर बात करें तो बाजीराव दी थे और नारायण भट्ट और गंगाबाई थे। नाना साहब का मूल नाम धुंधुपत था, बचपन का नाम था भोगोपंत। नाना साहब ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। इनके पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब की जो पेंशन है वो ढलोजी ने बंद कर दी थी। नाना साहब की ओर से लड़ने का दायित्व मुख्य टाटा टोपे और इनके सहायक अजीमुल्ला नाना साहब के राजनीतिक प्रचारक भी था। नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था और उन्होंने टाटा टोपे के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध कानपुर में विद्रोह किया। ये विद्रोह 5 जून 1857 को ब्रिटिश सेनापति कॉल्विन कैम्पबेल व हेवलॉक ने कुचला था। टाटा टोपे को 15 अप्रैल 1859 को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहब इस समय पराजित होकर नेपाल चले गए थे। उन्होंने नेपाल के राजा शमशेर जंग बहादुर से सहायता की याचना की, लेकिन वहाँ उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। नेपाल नरेश से उनका साथ नहीं दिया। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 4, 1857 की ईस्वी के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन थे? मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट, गोडसे, तात्या टोपे। तो क्या राइट हो जाएगा इसका? मांझा प्रवास के राइटर कौन थे लेखक? तो ये थे विष्णु भट्ट, गोडसे। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये विष्णु भट्ट गोडसे महाराष्ट्र के पास वर्षी गांव के निवासी थे। 1857 क्रांति का सजीव चित्रण भारत में निम्न किताबों में देखने को मिलता है। विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म वर्षी गांव पुणे महाराष्ट्र द्वारा मराठी में लिखित यात्रा इसमें मांझा प्रवास एकमात्र लाइव रिपोर्टिंग आधारित पुस्तक है। उन्होंने क्रांति के एक पल को अपनी आंखों से देखा था, यानी ये आंखों देखा वर्णन किया है इसने मांझा प्रवास में, यानी आंखों देखा गद्दार से उपलब्ध है। इसके बाद में अगर बात करें मोहिउद्दीन हसन खान द्वारा पुस्तक है खंदगे गद्दर है। वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 में स्वतंत्र समर में अमरलाल नागर ने अपनी पुस्तक मांझा प्रवास का मराठी से हिंदी में जीवन चित्रण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो क्या राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। गिंडालू की अगर जन्म की बात करें तो 1915 में और मृत्यु 1981 में। जन्म 1915 में, मृत्यु 1981 में। ये नागालैंड निवासी थी। मात्र 13 वर्षीय अवस्था में गांधी जी के आह्वान से प्रेरित हुई और सविनय अभियान आंदोलन में भाग लिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये नागालैंड में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया था। और स्थानीय भाषा में जियांगरांग, स्थानीय भाषा की वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें जियालरांग आंदोलन कहा जाता है। रानी को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई, परंतु 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार
ने मुक्त कर दिया था, यानी देश आज़ाद होने पर, स्वतंत्र घोषित हो जाने पर इसे मुक्त कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एक दिन आएगा जब भारत उसे याद करेगा, उसका सम्मान करेगा। नागालैंड की रानी गिरालू के संबंध में ये ऐसे शब्द कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 6 क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सत्य के प्रयोग अथवा ये मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है, ये सत्य के प्रयोग पर लिखी है। ये पुस्तक महात्मा गांधी का मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है पुस्तक है। तो इसके तीसरे भाग में ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है गुजराती भाषा में लिखी गई है आत्मकथा, तीसरे भाग में ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया है। सत्य के प्रयोग का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से नवजीवन पत्रिका यानी 1925 से 1929 के मध्य, यानी 1925 से 1929 के मध्य प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू यानी यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 7 क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? 1820, 1860, 1858, 1859। तो ये अधिकार कब छीन लिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार छीन लिए थे। तो ये छीन लिए थे 1858 में। कब छीने थे? 1858 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा ना। इस अधिनियम द्वारा 1784 ब्रिटिश इंडिया द्वारा लागू दैवीय शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना, जिसका अध्यक्ष भारत के राज्य सचिव यानी भारत मंत्री कहलाया। प्रेजेंटली 1858 में ब्रिटिश संसद ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट क्राउन को दे दिया था और 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का जो सर्वोपरि नियंत्रण था वो पार्लियामेंट में निहित हो गया था, यानी संसद में निहित हो गया था। ब्रिटिश संसद में, पार्लियामेंट में निहित हो गया और शासन का भार है ब्रिटिश सरकार के मंत्री या भारत मंत्री कह सकते हैं या अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था उस समय। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था और 1858 के बाद जब ये अधिकार छीन लिए तो बांटो और राज करो की नीति प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न। भारतीय संविधान में 44वां संशोधन के पश्चात मूल अधिकारियों की संख्या कितनी रहेगी? 7, 6, 5, 8। तो मूल अधिकारियों की संख्या है वो 6 रह गई है। 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा तो 6 मौलिक अधिकार रह गए। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारी सूची से हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9 प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिक द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा और समस्त मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसमें राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15,000 रुपये की द्रव्य यानी राशि 15,000 रुपये राशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष यानी सामने जमा करानी पड़ती है और 50-50
प्रस्तावक व समर्थक होने चाहिए। उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए और कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन का पत्र का समर्थन भी किया जाना चाहिए। भारत के निर्वाचन संबंधी जो संविधान का अनुच्छेद 55 में ऐसा प्रावधान दिया गया भाई, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया गया, एक समरूपता या समतुल्यता या एकल संक्रमणीय सिद्धांत कह सकते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 में ऐसा वर्णित है। और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को देश का मुख्य जो न्यायाधीश है नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी न्यायाधीश से संबंधित प्रक्रिया राष्ट्रपति के अधीन है। और तो ये हमारा आज का कुछ छोटा सा वीडियो था। दोस्तों हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रा शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रा शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब न करें। अगर चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं या पहली बार देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, हर वीडियो की। जय हिंद, जय भारत।